आप सभी को जोहार, नमस्कार। आज हम लोग JETET जो आने वाले कुछ ही महीनों में होने वाले हैं उससे संबंध में कुछ चर्चाएं करेंगे और स्पेशली EVS के बारे में चर्चा करेंगे, जो यानी पर्यावरण अध्ययन है, और जिसमें हम लोग पूरी तरह से 100% नंबर उठा सकते हैं। EVS का एक ऐसा टॉपिक है और कुछ ही समय में हमारा CTET भी होने वाला है और JETET दोनों होने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन परीक्षाओं में हम पूर्णतः अगर 30 नंबर का है तो 30 का 30 नंबर उठाने का पूरा प्रयास करें। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, फिर उनको हम लोग हर टॉपिक वाइज चर्चाएं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप लोग बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और इस वीडियो के जैसे अंत हो जाएगा उसके बाद हम लोग अगले वीडियो के लिए प्रश्न उत्तर इसी शुरुआत करेंगे जो इसी वीडियो से संबंधित रहेंगे। तो इसलिए एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप निःशुल्क हमारे YouTube चैनल जो हमारा है माई ड्रीम डेस्टिनी, इसको सब्सक्राइब करके आप निःशुल्क पाठ्य सामग्री देख सकते हैं और JETET में अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ में CTET को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम नियुक्ति परीक्षाओं के लिए भी हम लोग वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते जानने का प्रयास करेंगे कि EVS यानी पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक है। जैसे हमारे आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक परिवार और मित्र यानी परिवार का वर्गीकरण किया गया है। पशु और विभिन्न प्रकार के पशुओं के घर, पेड़ पौधों के बारे में दिया गया है, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा टॉपिक भोजन से है, भोजन और इसके संगठक में तथा खाद्य श्रृंखला के बारे में इसमें है। भोजन के विभिन्न प्रकार है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा आहार श्रृंखला के बारे में या खाद्य श्रृंखला के बारे में, खाद्य जाल के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चाएँ करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आवास, विभिन्न प्रकार के आवास, प्राकृतिक आवास, मानवीय पर्यावरणीय जैव विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ चौथा टॉपिक हमारा रहेगा जल, जिसमें जल का महत्व और जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे। यातायात के बारे में जानेंगे, यातायात के क्या क्या साधन है, किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। और अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा कि वे चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं, यानी पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, मिश्रण के बारे में, शुद्ध अशुद्ध पदार्थों के बारे में, विभिन्न प्रकार की विधियाँ, पृथक्करण विधियों के बारे में, मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में, ईंधन के बारे में, उर्वरक के बारे में, ऊन के बारे में, प्लास्टिक, चुंबक, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ साथ झारखंड टेट अगर आयोजित होती है तो उसमें हमें ये भी जानकारी रखना है कि झारखंड से संबंधित जो भी पर्यावरणीय घटनाक्रम है, या चाहे वो आवास हो, परिवार हो, वर्गीकरण हो, जनजातीय समुदाय हो, यहाँ के त्यौहार हों, यहाँ के नदी नाला, पहाड़ पर्वत हों, उनको भी हमें विस्तारपूर्वक जानना है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे पर्यावरण है क्या, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं उनको जानेंगे। फिर आने वाले वीडियो में झारखंड का जो सामान्य अध्ययन है, जो पर्यावरण के हिस्सा हो सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग विस्तारपूर्वक जानेंगे। चलिए अब बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण शब्द बना है परि और आवरण से, यानी ये इसका अर्थ होता है कि हमारे चारों ओर का वातावरण, जो आवरण जो चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने आसपास की जिन चीज़ों को भी देखते हैं, चाहे नदी नाला, पहाड़ पर्वत, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। तो पर्यावरण की परिभाषाएं अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई है, जिसमें JM रॉस के अनुसार है पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। AB सक्सेना कहते हैं कि पर्यावरण या पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण के बारे में हमें संचेतन, ज्ञान और समझ देती है। यानी इसके अनुसार हम अलग अलग पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके सुधार की दिशा में कदम उठा सकते हैं। वैसे ही एक शिक्षा शास्त्री थॉमसन, उनका मानना है कि पर्यावरण एक शिक्षक है और यही शिक्षा ही छात्रों को काम देता है, उसको अनुकूल बनाता है। तो हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण के कौन कौन से अंग हैं। यहाँ पर्यावरण के 4 प्रमुख अंग हैं, जिसमें जो आप हमारे बोर्ड में देख पा रहे हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये 4 अलग अलग भागे हैं। अब एक एक भाग के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला भाग आ रहा है स्थल मंडल, यानी समुद्र तल से या जल तल से ऊपर उठा हुआ जो भाग है, जिसके ऊपर में हम लोग चलते हैं, फिरते हैं या अन्य गतिविधियां करते हैं, ये स्थल मंडल है।
ये धरातल का यानी पूरा संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 29% भाग इसके अंदर में आता है और इसमें 3 अलग अलग परतें हैं। पहला परत जिसको भूपटल या क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर की है। इसमें मिट्टियाँ और सेल, विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मिट्टियाँ या जो चट्टानें हैं इसी के ऊपर में आती है। इसका घनत्व तो लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसका निर्माण 2 विभिन्न प्रकार के परतों से हुआ है जिसको सियाल के नाम से जाना जाता है। SIAL, सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यानी ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम परत के से निर्माण हुआ है। अगर प्रश्न आते हैं कि भूपटल में किस प्रकार की परतों का पाया जाता है तो आप सियाल इसका ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको सही उत्तर के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा है मेंटल। मेंटल यानी ये मध्यम स्तर का है, इसकी गहराई 200 सेंटीमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसका औसत घनत्व जो होता है ये 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा परत जिसको हम लोग बोलते हैं कोर या क्रोड, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और ये लगभग 200 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसका जो घनत्व है 3.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसमें मुख्यतः निकेल और फेरस, इसलिए इसका नाम है नीफे, NIFE, इसलिए इसे नीफे की परत भी कहा जाता है। तो अगर हमें संक्षेप में याद रखना है या ये विस्तृत नोट को संक्षेप में बना है तो सियाल, सीमा और नीफे 3 अलग अलग परतें हैं, यानी सबसे ऊपर में भूपटल, उसके बाद में मेंटल, उसके बाद में कोर, यानी सियाल, सीमा और नीफे के नाम से आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि कहीं से प्रश्न अगर इससे संबंधित पूछे जाते हैं, स्थल मंडल का सबसे ऊपरी परत जो भूपटपट्टी है उसमें किस प्रकार की परत है, तो सियाल कर सकते हैं, मध्यमवर्ती सीमा और जो सबसे अंतिम है ये नीफे, तो उसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्थल मंडल में जो मिट्टियाँ और सेल हैं ये कितने प्रकार की है। तो मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। आगे के क्लास में हम लोग इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस साथ हम लोग भी जानेंगे कि झारखंड में मिट्टियाँ कहाँ कहाँ किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके बारे में भी जेटेट से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी विस्तार पूर्वक हमें जानना जरूरी है। चलिए अब सेल के बारे में अगर बात करेंगे, इन चट्टानों के बारे में बात करेंगे तो भूपटल पर अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कैंक्रित सेल है। तो जेटेट में ये पूछे जा सकते हैं कि झारखंड के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की सेलें पाई जाती है। मान लीजिए छोटा सा प्रश्न आता है कि झारखंड के किस क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ऐसे प्रश्न भी हमें पूछे जा सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें तैयार रहना है। आने वाले वीडियो में हम आपको MCQ सीरीज या 1 लाइनर सीरीज के रूप में आपको देने वाले हैं। ये जो कि इसमें विस्तार पूर्वक दिया जा रहा है, तो इसके बाद वाला सीरीज में हम आपको इसी को ही शॉर्ट या संक्षेप में बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप उसको पूरे विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे और आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताएंगे कि इनको संक्षेप में और की पॉइंट्स के रूप में कैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं कर सकेंगे, इसके साथ साथ कैसे इसको संक्षेप बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। अब हम लोग दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं, जलमंडल, जिसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्फीयर वह जलीय भाग है जिसमें सभी प्रकार के सागर और महासागर सम्मिलित हैं, यानी भूपटल पर लगभग 71% भाग जलमंडल का है। इसमें क्या क्या रहता है, भूजल, ठीक है, महासागर, समुद्र, झील, धारा या जमा हुआ जो भी पानी है इससे शामिल हैं। तो जलमंडल में लगभग 97.5% खारे पानी का है, जबकि मीठे पानी का हिस्सा केवल 2.5% है, यानी मीठे पानी का बहुत कम है। इसका अलावा ताज़े पानी का 68.9% आर्कटिक, अंटार्कटिक और पर्वतीय हिमनदों में बर्फ या स्थायी बर्फ के रूप में स्थित है। आर्कटिक कहाँ है और अंटार्कटिक कहाँ है, ये भी हमें ध्यान में देना है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है और अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। तो पृथ्वी पर ताज़े पानी का केवल 0.3% भाग ही आसानी से झीलों, जलाशयों और प्रणालियों में उपलब्ध है, यानी बहुत कम ही भाग जो ताज़ा पानी का हमें वास्तव में प्राप्त होता है।
अब आते हैं हम लोग वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये पृथ्वी के चारों ओर वायु के सैकड़ों किलोमीटर का एक मोटा आवरण है जिसमें वायुमंडल है। इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये वायु को एक बड़ा आवरण बना के रखा है, पृथ्वी के चारों ओर है। और धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग संभवतः 800 किलोमीटर तक मानी जाती है, परंतु ये ऊंचाई 1300 किलोमीटर तक आंकी गई है। तो ऊंचाई के अनुसार हम लोग वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल के जो परत हैं ये 5 विभिन्न परत हैं, जिसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा हमारे पास नाइट्रोजन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है। तो दोनों मिलकर लगभग 99% भाग का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सिर्फ 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य गैसें शामिल हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चार्ट के अनुसार जानकारी प्राप्त करेंगे तो नाइट्रोजन 78%, 78.8%, ऑक्सीजन 20.95, इसके साथ साथ आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, नियॉन 0.02, हीलियम 0.0005। ठीक है, तो ये जो गैस हैं, ये सब गैसें मात्रा पाई जाती है। और जैसा हम जानते हैं अक्रिय गैस हैं आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन। ठीक है, तो इसमें एकमात्र वायुमंडलीय गैस है रेडॉन, जो कि वायुमंडल में उपलब्ध नहीं होती है। तो ये हम लोग जाने वायुमंडल के संगठन के बारे में। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जैवमंडल या बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर या जैवमंडल, जहाँ जीवमंडल का सामान्य रूप आवरण है, यानी जैवमंडल के अंतर्गत हम संक्षेप में कहें तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का सम्मिलित रूप को जैवमंडल के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम जिंदा रहना है, सांस लेना है तो वायुमंडल का हिस्सा है, पानी भी हमें चाहिए यानी जलमंडल का हिस्सा है, जहाँ हम रहते हैं वो स्थलमंडल है। यानी तीनों का सम्मिलित रूप को हम वायुमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे निवास करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। तो जैवमंडल के अंतर्गत जो है ये इसका विस्तार समुद्र के भीतर लगभग 11 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी समुद्र के नीचे जो जीव जंतु का अपना वायुमंडल बना के रखे हैं या अपना जैवमंडल बना के रखे हैं वो 11 किलोमीटर, और बाहर में 17 किलोमीटर, जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस भी पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार भूतल से ऊपर 17 किलोमीटर तक और नीचे यानी समुद्र के नीचे लगभग 11 किलोमीटर तक का हिस्सा को जैवमंडल कहा जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैवमंडल का रेंज कितना है, समुद्र की गहराई तक कितना है, और हमारे जो भूपटल है उससे ऊपर वायुमंडल तक कितना है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी मोटाई लगभग 28 किलोमीटर तक मापी गई है, यानी दोनों आंकड़ा को हम जोड़ देंगे। तो इस घर के अंदर सभी प्रकार के जलीय, स्थलीय, नभचर, पेड़ पौधे सभी को सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जैवमंडल का अस्तित्व पाया जाता है। अभी तक और कोई ग्रहों में ये जैवमंडल स्थित नहीं है, इसीलिए इसका सबसे प्रमुख प्राणी है मनुष्य, जिसका सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता है। ठीक है, जो हर चीज़ अपने बस में कर सकता है। तो जैवमंडल को हम अलग अलग 3 प्रमुख घटकों में बांटते हैं। पहला घटक है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक और तीसरा है ऊर्जा घटक। तो इन घटकों को हम विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि अजैविक घटक वे हैं जिसके अंतर्गत खनिज, विभिन्न प्रकार के गैस, पोषक तत्व या अन्य सजीवों जो सजीवों के पोषण के लिए आवश्यक है, ये सभी अजैविक घटक हैं, यानी जिनके द्वारा सजीव उनका उपयोग करते हैं। ये पोषक तत्व को अजैविक घटक के नाम से जाना जाते हैं। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, या इसके अलावा सभी प्रकार के पादप, सूक्ष्मजीव, जानवर इसमें इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये सब क्या करते हैं, ये जीव पर्यावरण में रहकर अपना पालन पोषण करते हैं, प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और ऊर्जा घटक क्या है, ऊर्जा घटक का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ठीक है, जो हमारे सूर्यमंडल में स्थित है, और ये ऊर्जा, इससे सभी जीव जीवित रहने के लिए ऊर्जा लेते हैं, चाहे वो
पेड़ पौधे हों, जंतु जानवर हों, सभी के लिए सूर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जो पादप हैं यानी हरे पेड़ पौधे हैं, वे अपना भोजन का निर्माण सूर्य की रोशनी यानी क्लोरोफिल के द्वारा ही करते हैं। जब उसमें नहीं हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भी अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो सूर्य सबसे प्रमुख घटक है ऊर्जा घटक का। प्रश्न कभी कभी सीधे तौर पर पूछे जाते हैं कि इस जैव मंडल में सबसे प्रमुख ऊर्जा घटक कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा सूर्य। तो ये हम लोग एक चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैव मंडल ये क्षेत्र है। अगर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जो तीनों क्षेत्रों को संक्रमण करता है, इस क्षेत्र को जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया। पर्यावरण को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण वास्तव में क्या है? भौतिक पर्यावरण का वह भाग है, ठीक है, जिसमें भौतिक वस्तुओं के द्वारा निर्माण हुआ, जैसे वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, ठीक है, प्रकाश, अन्य सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जिससे मनुष्य लगातार निरंतर उसके संपर्क में रहता है और इसी कारण मानव स्वास्थ्य पर ये इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सामान्य अवस्था में पर्यावरण के दुष्प्रभावों से भी प्रभावित हो जाते हैं। ये भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है। जैविक पर्यावरण क्या है? जैविक पर्यावरण को फिर हम 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैविक पर्यावरण मतलब ये जो जीवों को प्रभावित करते हैं, एक है जंतु समुदाय और दूसरा आता है वनस्पति समुदाय। यानी जैविक पर्यावरण में जंतु समुदाय के अंतर्गत सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ से लेकर कोडेटा या सभी जीव आते हैं। वहीं वनस्पति में अति सूक्ष्म वनस्पतियों से लेकर, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित बड़े बड़े पेड़ पौधे में इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और सामाजिक पर्यावरण जहाँ मनुष्य रहता है, यानी मनुष्य के अंतर्गत उसके सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ठीक है, सांस्कृतिक जितने सारे क्षेत्र है, ये सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। यानी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप मनुष्य जहाँ पे करता है, जो अपने उत्सव, त्योहार, समारोह, संस्कार, ठीक है, इसी को हम लोग सामाजिक पर्यावरण के रूप से या सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप से हम इसको जानते हैं। तो आगे के क्लास में हम लोग और इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। हम लोग जानेंगे पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के कितने घटक हैं, पारितंत्र को कैसे बांटा गया है, पारितंत्र का है क्या, यानी इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। इसके साथ हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार के काम करते हैं, उपभोक्ता अपघटक क्या क्या है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल से बने रहिए और ऐसे ही हम आपके लिए पाठ्य सामग्री लेते आएंगे, जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। और हमारे वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिले। और जल्द ही हमारा टेस्ट सीरीज आने वाला है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।